गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपको साइंस में तरंगों का आवृत्ति परिसर के आधार पर वर्गीकरण बताया गया था कि तरंगें कौन कौन सी होती हैं। श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। बताया गया था कि श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिन्हें हम आसानी से सुन सकते हैं। और जो औसत तरंगें होती हैं वो तरंगें 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं, जिनको हम अपने कानों द्वारा नहीं सुन सकते हैं। और जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनकी भी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिन्हें हमारा कान आसानी से नहीं सुन सकता है। तो यहाँ तक आपको बता दिया गया था। आगे है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ध्वनि तरंगों का परावर्तन क्या होता है? जब ध्वनि को कोई तरंग का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात पहले माध्यम में लौट आती है। जैसे मान लीजिए कुएं के मुंह पर हम बोलते हैं तो हमें वे ही शब्द कुएं से आते हुए सुनाई देते हैं। तो यह हमारी ही ध्वनि होती है जो कुएं के जल के तल से परावर्तित होकर लौटती है। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि ध्वनि का परावर्तन उन्हीं नियमों के अनुसार होता है जिसके अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन भी है कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह पर आपतित होती हैं तो उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी प्रकार से ध्वनि का परावर्तन भी होता है। जब कुएं में झांक कर हम बोलते हैं तो वही आवाज पुनः पानी के तल से टकराकर वापस आती है, जिस आवाज को पुनः हम सुन लेते हैं। यही ध्वनि का परावर्तन है। अगला है समतल द्वारा ध्वनि का परावर्तन। समतल द्वारा ध्वनि का परावर्तन। समतल द्वारा ध्वनि का परावर्तन दिखाने के लिए दो नलियां लेते हैं। जो चित्रानुसार इसमें स्पष्ट है तो इसकी इमेज हम आपको भेज देंगे। ऐसे बता दे रहे हैं, इसकी इमेज ध्वनि द्वारा वो समतल द्वारा जो ध्वनि का परावर्तन है इसकी इमेज हम आपको भेज देंगे, क्योंकि इसकी इमेज नोट नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ध्वनि परावर्तन के कुछ उपयोग हैं। ध्वनि परावर्तक क्या होता है? बड़े बड़े भवनों में मंच पर वक्ता के पीछे अवतल या परवलयाकार परावर्तक बोर्ड लगे होते हैं। वक्ता की ध्वनि को तरंगें इन बोर्डों से परावर्तित होकर समांतर हो जाती हैं और दूर बैठे श्रोताओं तक पहुंच जाती हैं। इसी को ध्वनि परावर्तक कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन हो जाए, जैसे बड़े बड़े जो व्याख्याता होते हैं, जो वक्ता होते हैं, उनके पीछे अवतल दर्पण या परवलयाकार परावर्तक बोर्ड लगा दिया जाता है। जब वक्ता की ध्वनि की तरंगें इन बोर्डों से परावर्तित होती हैं और समांतर हो जाती हैं तो दूर बैठे श्रोताओं तक पहुंच जाती हैं, जिसे वे आसानी से सुन सकते हैं। जैसे बातचीत करने की जो नली होती है, स्पीकिंग ट्यूब, यह एक धातु की लंबी नली होती है जिसका एक सिरा फनल के आकार का होता है। जब कोई व्यक्ति इस फनल पर मुंह रखकर बोलता है तो उसकी ध्वनि नली की दीवारों से बार बार परावर्तित होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाती हैं, जहां यह सुनी जा सकती हैं।
इस प्रकार की नलियां बड़े बड़े भवनों में तथा पानी के जहाजों में लगाई जाती हैं। इसके बाद है कान के पीछे हाथ रखकर सुनना। कैसे सुन लेते हैं? कान के पीछे हाथ रखकर कैसे सुना जाता है? ध्यान दीजिए, किसी धीमी ध्वनि के सुनने के लिए हम अपनी हथेली को अवतल मोड़कर कान के पीछे लगा लेते हैं। तब कान पर आने वाली ध्वनि हथेली से परावर्तित होकर कान में पहुंच जाती है। जैसे कोई धीरे बोलता है तो हम कान पीछे आवाज लगा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वही ध्वनि कान की हथेली से टकराकर हमारे कानों में पहुंचती है, जिससे हम उस आवाज को आसानी से सुन लेते हैं। इसके बाद है समुद्र की गहराई ज्ञात करना। समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए ध्वनि परावर्तन का उपयोग किया जाता है। जहाज पर रखे यंत्र की सहायता से बहुत ऊंची आवृत्ति की ध्वनि की तरंगें, जिन्हें पराश्रवित तरंगें कहते हैं, जल में नीचे भेजी जाती हैं और वे परावर्तित होकर एक दूसरे यंत्र से ग्रहण कर लेते हैं। तरंगों की इस पूरी यात्रा का समय ज्ञात कर लेते हैं, जिससे समुद्र की गहराई ज्ञात की जा सकती है। वैसे ध्यान दें, समुद्र की गहराई कैसे ज्ञात की जाती है? समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए ध्वनि परावर्तक का उपयोग किया जाता है। जहाज पर एक यंत्र रखते हैं, उस यंत्र की सहायता से बहुत ऊंची आवृत्ति की ध्वनि की तरंगें, जिन्हें हम पराश्रवित तरंगें कहते हैं, जल में नीचे भेजी जाती हैं और वो तरंगें परावर्तित होकर एक दूसरे यंत्र के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। तो तरंगों की इस पूरी यात्रा का जो समय होता है उसे हम ज्ञात कर लेते हैं और इसे पता लगा लेते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है। लास्ट पार्ट है प्रतिध्वनि, जिसे इको बोलते हैं। जब ध्वनि अपने स्रोत से चलकर किसी दूर की पहाड़ी या दीवार से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है और पुनः हमें सुनाई देती है। ध्वनि की एक निश्चित समय के पश्चात इस पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे हम कोई आवाज बोलते हैं, किसी पहाड़ी से या किसी दीवार से टकराती है और पुनः वापस आती है, वो आवाज हमें सुनाई देती है, उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। कुएं के मुंह पर ताली बजाते हैं तो उसकी भी ध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि मूल ध्वनि से 1/10 सेकंड बाद में पहुंचते हैं। जो मूल ध्वनि होती है, जो हम बोलते हैं, उसकी जो पुनः आवाज सुनाई देती है, उसका जो समय होता है वह लगभग 1/10 सेकंड बाद पहुंचता है। क्योंकि शब्द का प्रभाव कान पर शब्द के बंद हो जाने के 1/10 सेकंड बाद तक रहता है। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल ध्वनि के स्रोत से कम 112 फीट दूर होने चाहिए। प्रतिध्वनि के स्पष्ट सुनाई देने के लिए यह भी आवश्यक है कि परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक हो और ध्वनि उच्च आवृत्ति की हो। ये ध्वनि हो गई और यहीं से आपको जो है ध्वनि का चैप्टर खत्म होता है। इसमें जो लिखने के लिए कोई डेफिनेशन है उनको हम इमेज के माध्यम से भेज देंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो पॉइंट आपको हम बुक से ही भेज देंगे और आंकिक प्रश्न हैं जो कल बता दिया जाएगा। इसके बाद यह पाठ जो है आपका खत्म होता है। जो भी लिखने के लिए भेजा गया है उसको आप लोग याद करते रहें, क्योंकि परीक्षाओं को भी समय नजदीक आ रहा है। ठीक, धन्यवाद।